हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सोशल स्टडी का फर्स्ट लेसन, जो कि ज्योग्राफी पोर्शन का है। इसके कुछ आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन आंसर जो मल्टीपल चॉइस वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं। तो किस प्रकार के संसाधन हैं इसको देखेंगे हम। तो ये हैं कैसे संसाधन है, जैव संसाधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित है। समाप्यता के आधार पर, नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। दूसरा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तीसरा है विकास के आधार पर प्रभावी संसाधन, संभावी संसाधन और संचित कोष। तो इसमें क्या है सही जवाब? इसका सही जवाब है केवल वन और टू, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब है 1, 2 और 3। कौन सा आंसर है? पहला भी सही है और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया। पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, वन्य जीवों की तरक्की की समस्या। तो इसका जवाब है केवल 1 और 2, पर्यावरण समस्या और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेंगे। एजेंडा 21 में घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है। तो एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो इसका जवाब है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो। ठीक है, एजेंडा 21 घोषणा का संबंध है किस सम्मेलन से है? वो है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ब्रंडटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रंडटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो पहला है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के उपायों से, दूसरा है सतत पोषणीय विकास से, तीसरा है महिला सशक्तिकरण से, चौथा है कुपोषण की समस्या से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पृथ्वी शिखर वार्ता रियो डी जेनेरो। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन हम ले रहे थे। ब्रंडटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है सतत पोषणीय विकास से। तो इसका जवाब किससे है? इसका संबंध ब्रंडटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है? सतत पोषणीय विकास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रियाएं भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी हैं? नंबर 1, पहला पॉइंट इसमें दिया है खनन, दूसरा वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो इसके लिए क्या है, कौन भी मानी गई भूमि निम्नीकरण के लिए कौन सी क्रिया है सबसे मुख्य? तो इसका सही जवाब है, कौन सा जवाब है इसका? उपरोक्त सभी। इसमें जो है सभी चीज़ें इसके लिए दोषी हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। इनके प्रमुख कारण क्या हैं? अनेक प्रकार की मृदाएं यहाँ पे मिलती हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला कारण इसमें जो दिया है उच्चावच, जलवायु, वनस्पति और भू आकृतियाँ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जलवायु। पहला तो इसके लिए क्या है? जलवायु, वनस्पति और भू आकृतियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? जलोढ़ मृदा से निर्मित भारत का उत्तरी मैदान केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लगाए गए निक्षेपों से बना है। दूसरा है पूर्व तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। तो
इसके लिए कौन सा जवाब सही होगा? इसके लिए हमारा आंसर सही होगा निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है इसमें? ठीक है, तो इसमें केवल जो है सेकंड वाला पॉइंट जो है हमारा सत्य है। ठीक है, अगला है जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। बांगर मृदा में जाके कंकर ग्रंथियों की मात्रा बढ़ा देती है। नंबर 3, खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1, 2, 3, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही जवाब है। ठीक है, नीचे दिए गए विवरण किस मृदा से संबंधित है? इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती हैं और लावा जनक शैलों से बनी हैं। तो कौन सी मृदाएं हैं? किस मृदा से संबंधित बात कर रहा है? तो ये कर रहा है काली मृदा से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है लाल और पीली मृदा के संबंध में नीचे दिए गए कथन आप ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए। पहला क्या है? वे मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित हुई हैं। दूसरा है इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा से उपस्थिति के कारण होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है इसमें? इनमें से दोनों कथनों में से पहला है ये मृदाएं दक्कन के पठार के पश्चिम में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुई हैं, और दूसरा इन मृदाओं का लाल रंग जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण हुआ है। तो इसमें कोई भी पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं लेटेराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहला पॉइंट हमें दिया है ये मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो ये क्या है? गलत है। दूसरा क्या है? इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। ये सब हमारे पढ़ने के लिए नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं मरुस्थलीय मृदाओं की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये मृदाएं रेतीली और लवणीय होती हैं। इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार की मृदाओं के नीचे परतों में छूने के कंकर की सतह पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इनमें कौन सा कथन सही है बताइए? इसमें कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ये हो चुका था हमारा। चलिए अब हमारे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आपको सभी समझ में आ गए होंगे, सारे हमने आपको करवा दिए हैं। जिसने भी ध्यान से नहीं पढ़े हैं वो दोबारा इनको एक बार और समझ के पढ़ सकता है रिपीट करके। और जिन्होंने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।